माननीय अध्यक्ष जी, अपने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर मुझे बोलने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में बोलते हुए मैं पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी देश के अर्थमंत्री है, दोनों को बधाई देता हूं। 2025-26 का जो बजट उन्होंने पेश किया है वो सराहनीय है और देश की ग्रोथ रेट को दिखाती है। इसमें लगभग 50 लाख करोड़ की आसपास बजट पेश किया गया था और पिछले बजट से 7.4% ज्यादा इंक्रीज किया गया है। और जो अनुमानिक जीडीपी का जो नॉमिनल जो ग्रोथ है इन्फ्लेशन के साथ वो 10.1% रखा गया है। देखिए, इस बजट में 7.4% इंक्रीज किया गया है और साथ ही साथ जीडीपी रेट 10.1% तक लेके जाने का जो हिम्मत है वो नरेंद्र भाई मोदी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है। और निर्मला सीतारमण जैसा एक महिला जिसको झांसी रानी लक्ष्मीबाई मैं कहना चाहता हूं, और उन्होंने उसको प्रस्तुत करके इस देश को सशक्त आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे देश का जो फ्यूचर है, हमारे नौजवान भाई बहने, इनको एक नया दिशा सशक्त अर्थनीति की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, आर्थिक विकास के साथ साथ ये सशक्त आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ जो हमारे कांग्रेस के गवर्नमेंट ज्यादातर समय भारत में रहे हैं, जो हमारे लायबिलिटीज तैयार किया गया था, ज्यादातर लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इनके समय ही हुई थी, उनको भी कम करने के लिए इस बजट में 2031 तक जो 50% लायबिलिटीज कम करेंगे, इस बजट में वो दर्शाया गया है। सिर्फ बढ़ाना ही नहीं है, आर्थिक व्यवस्था को सशक्तिकरण ही नहीं करना है, जीडीपी रेट को बढ़ाना ही नहीं है, साथ साथ जो लायबिलिटीज रखा गया था कांग्रेस के तरफ से ज्यादातर, उस लायबिलिटीज को भी हमारे 140 करोड़ जनता को ऊपर से कम हो, उसका रास्ता भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बजट में रखा गया है। मणिपुर के बजट, मणिपुर में क्या हुआ, गोगोई जी यहां बोल रहे थे, मुझे तो मालूम है मणिपुर का आयतन कितना है, बहुत सारी सांसदों को हो सकता है जानकारी भी ना हो, छोटा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के सभी सब लोग छोटे छोटे स्टेट है, मैं भी त्रिपुरा से आता हूं। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का मणिपुर है, 38 लाख लोग रहता है। मणिपुर में चोराचांदपुर कहां है, इंफॉल कहां है, कितना डिस्टेंस है, कितना नेशनल हाईवे है, मणिपुर में पहला रेलवे स्टेशन किसने बनाया है, मैं मणिपुर को इतने कम्युनिकेशन के साथ किसने जोड़ा है, मणिपुर के 3 नेशनल हाईवे को किसने बनाया है, चोराचांदपुर का पहला नेशनल हाईवे वो किसने बनाया है। इस सब का जवाब कांग्रेस के पास है क्या? मणिपुर में लंबे समय कांग्रेस का सरकार है। चोराचांदपुर में जो कुकीस एरिया है, एक नेशनल हाईवे माननीय अध्यक्ष जी नहीं रहे, वो भी नितिन गडकरी जी को जाके ही खड़ा होके करना पड़ा। हाईवे का चेहरा
हमारे ट्राइबल लोग नहीं देख पा रहे थे चोराचांदपुर में। आज मणिपुर की बात उठता है। 2004 से 14 तक जो मणिपुर के लिए बजट होते थे और आज 14 से 24-25 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 143 गुना इंक्रीज किया है मणिपुर का बजट। मणिपुर के लोगों के बारे में नहीं सोचता। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जारी हुआ, ये संविधान के तहत ही हुआ। 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना पड़ता है, सेशन नहीं बुलाया जा पा रहा था और उसके कारण से राष्ट्रपति शासन हमने बलपूर्वक नहीं लागू किया। संवैधानिक व्यवस्था है, वो लागू करना पड़ता है। और मणिपुर में शांति आए, हम दोनों तरफ से ही चाहते हैं। मैं मानता हूं ट्रेजरी बंद तो चाहता ही है, हमारे विरोधी पक्ष भी चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में शांति रहे। दोनों गौरव गोगोई जी नॉर्थ ईस्ट से ही है, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे असम का लंबे समय। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था सबको मालूम है। आज नॉर्थ ईस्ट के 75% एरिया में अफसर नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से ही हुआ है। मैं जिस स्टेट से आता हूं त्रिपुरा में, वहां भी लंबे समय अफसर रहा है, इंसर्जेंसी रहा है, उसका भी समापन हुआ है नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार आने के बाद ही। अब नॉर्थ ईस्ट में शांति और डेवलपमेंट, ये दोनों नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद ही आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों को लोग जानता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जानते हैं। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट को एक साथ ही माना जाता, नॉर्थ ईस्ट माने असम माना जाता था। और हम लोग जब कभी बोलते थे दिल्ली में हम त्रिपुरा से है, त्रिपुरा कहां है, मैं बोलता हूं भाई अगरतला कहां है। भाई अब तो जानने लगे ना आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से पूरे नॉर्थ ईस्ट को पूरे दुनिया में जाना जाता है। और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ये बजट इस बजट में सबसे बड़ी बात तो निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उसमें हमारे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में 20,000 करोड़ रुपया रखा गया है। 20,000 करोड़ रुपया, इसको दर्शाते माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता, क्योंकि हमारे थर्मल पावर में कोयला के द्वारा चालित होता है, इसका एक सीमा है। एक सीमा के बाद हमारे थर्मल पावर में कोयला के द्वारा नहीं चल सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का कल्पना किया है, इसके लिए उन्होंने न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की मिशन घोषणा करके 20,000 करोड़ रुपया रखे। इसमें स्थायी रूप से बिजली का व्यवस्था हो, स्थायी रूप से विद्युत का व्यवस्था हो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम के माध्यम से एक शक्तिशाली भारत, क्योंकि पावर के बिना कोई भी सेक्टर नहीं चल सकता, ना एग्रीकल्चर सेक्टर, ना प्राइमरी सेक्टर, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर। घर के बिजली के बिना तो हमारे बत्ती भी नहीं जल सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 20,000 करोड़ रुपया रख के न्यूक्लियर पावर के तरफ भारत को लेते जाते हुए ये नया नौजवान के लिए भविष्य का एक शुरुआत किया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसमें निवेश के लिए सरलीकरण किया गया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम कर सकता है, उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो आम आदमी के बारे में जो बोला जाता है, बोले आम जनता के लिए क्या रखा गया है। एक तो रखा गया है 12 लाख रुपए इनकम तक सभी को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। स्वाभाविक तौर पे इसमें जो मिडिल क्लास है वही लोगों को सुविधा मिलेगी। और साथ साथ जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उसको कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। ये एक बड़ी जो रिलीफ है वो मिडिल क्लास और
जो हमारे अंतिम जन है इनके लिए किया गया है। और साथ ही साथ जो 70 वर्ष के ऊपर है, कोई भी जाति का हो, किसका कोई भी इनकम हो, इन सभी को जो 5 लाख की इंश्योरेंस के योजना में रखा गया है। और साथ ही साथ जो आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के लिए लाया गया था, हम छोटे रहे तो ये सुनते थे यूरोपियन देश में हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है, हेल्थ के लिए सरकार सोचता है। हमारे कल्पना होती थी कभी हमारे लिए भी सोचे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस देश में किसी का पैदा होने के बाद उनका परिवार, माता पिता पहले तो बैंक में उनके पढ़ाई के लिए, बेटे के पढ़ाई के लिए पैसा रखते थे, बेटी के शादी के लिए पैसा रखते थे और इलाज के लिए पैसा जमा रखते थे। ये 3 चीज के लिए हमारे जैसा गरीब लोग जब आते हैं, परिवार के लोग ये 3 चीज के लिए बैंक में संचित करके रखते थे, क्योंकि बेटी का विवाह करना है, बेटे का पढ़ाई करना है और हमको इलाज के लिए। और ये तीनों दायित्व आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ले लिया है। अभी बेटे के पढ़ाई के लिए पैसा रखने का जरूरत नहीं है, स्कॉलरशिप दिया हुआ है, आपके अंदर मेरिट हो तो आप विदेश तक पढ़ सकते हैं, आपको संचित करके रखने की जरूरत नहीं। आपको इलाज के लिए पैसा संचित करने का जरूरत नहीं, आपको इलाज के लिए 5 लाख रुपया का दुनिया के सबसे बड़ा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस माननीय प्रधानमंत्री भारत के जनताओं को दिया हुआ है। तो साथ ही साथ बेटियों के विवाह के लिए भी पैसा रखा जाता था। भारत में एक प्रावधान है, बेटी बड़ा होगा तो उसको शादी करने के लिए पैसा रखो, जमा करो। आज इस सोच से भी भारत मुक्त हो चुका है। इसलिए निर्मला सीतारमण जी जैसा महिला देश के अर्थ मंत्री है, वो जो सोच जो इंग्रेज के समय से चलते आए हुए थे, इस सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है। और अब हमारे किसी बेटियों को शादी के लिए पैसा नहीं रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रथा को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुला दिया है। मेरे अध्यक्ष महोदय, आज मोदी जी ने जो MBBS के पढ़ाई के लिए जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर सकता है। अरे यहाँ कोई हायर एजुकेशन लेना हो तो इंग्लिश में पढ़ाई करना पड़ेगा। अरे कितने भारत में कितने गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन कैसे लेंगे? गरीब अंततः परिवार के बच्चे कैसे MBBS MD करेगा, कैसे इंजीनियरिंग करेगा, कैसे IIT में पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा इंग्लिश में? आज मैं गर्व करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद जो कॉलोनियल लॉ था खत्म करते हुए आज देश में MBBS MD भी रीजनल लैंग्वेज में किया जाता है। ये बहुत देरी हुई है, ये बहुत पहले होता तो आज भारत में कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहता। और साथ ही साथ इस बजट में यह भी दिखाया गया है अगले वर्ष 10,000 MBBS के सीट बढ़ाया जाएगा और 75,000 सीट अगले 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। इस सीट में पढ़ने वाले व्यक्ति कौन होगा? कि चांदी का चम्मच लेके जन्म लेने वाले होगा, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल खानदान होगा? नहीं होगा। उसमें गरीब व्यक्ति आएगा, कलंदा, वो बंगाल का भी होगा। दीदी भी गरीब है, दीदी भी गरीब घर से उठ के आए हैं। इसलिए मैंने देखा तो इस तरीके से किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% रिजर्वेशन महिला के लिए लाया गया है। इस रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन महिला के लिए, इसको तो यूपीए गवर्नमेंट रहते, सोनिया गांधी जी खुद यूपीए चेयरमैन रहे, लाने की कोशिश किया गया। इन्हीं के दल के लोग फाड़ के यहाँ अध्यक्ष जी रख देता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के काम किया गया है और 33% रिजर्वेशन ला के मोदी ने देखा दिया। मोदी शेर है, मोदी अकेला ही सब काम कर सकता है और मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। और इस बजट में
5 लाख महिला उद्यमियों को इनको 2 करोड़ तक सहज किस्त में लोन देने का प्रावधान। इसका मतलब महिला सशक्तिकरण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एसएचजी ग्रुप को बड़े मात्रा में सरलीकरण करके लोन की व्यवस्था किया गया है और देश में गरीब किसानों के लिए इतने दिन बहुत सारी प्रधानमंत्री आए हैं। अध्यक्ष महोदय, 3 यूरिया प्लांट इस बजट में रखा गया है और इसमें 3 में से मैं बहुत खुशी जाहिर करता हूं। नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और नॉर्थ ईस्ट के असम में कामरूप में 1 यूरिया प्लांट लगाया जाएगा और पूर्व क्षेत्र में 3 यूरिया प्लांट, और उसी से हमारे किसानों का भविष्य, हमारे किसानों का उत्पादन बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थायी रूप से किया हुआ है। और साथ साथ इसमें इस देश में किसानों के लिए सबसे बड़ा जो स्कीम है वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 3 किस्त में 2,000 करके हमारे किसानों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया हुआ है। और साथ ही साथ इस बजट में केसीसी लोन को बढ़ा के 5 लाख तक किया गया है। किसानों की बात करता है, किसानों के बात आज देखो सब खाली बैठे हुए, किसान के बात सुनना नहीं चाहते, सब चले गए। इनके सामने सिर्फ चीन के बात करो, पाकिस्तान के बात करो तो बैठा रहेगा, जैसे किसान का बात करो नहीं बैठेगा, महिला के बात करो नहीं बैठेगा। कल्याणदा आप लोग बैठे बहुत अच्छा काम किए हैं, किंतु आपके युवराज ने बजट में बोलते हैं, मैंने देखा जो बोल रहे थे ये मोदी जी का सब स्कीम हाफ होता है, क्योंकि युवराज भी अभी हाफ मुख्यमंत्री है, उनको सब कुछ हाफ दिखता है। किंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किसानों के लिए किया है, आज सुनने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, गोगोई जी भी चले गए, क्योंकि उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट नहीं है जनता को क्या देना क्या ही लेना, क्योंकि इन्होंने देखा, इन्होंने किया जो हमारे इंग्रेज के दिया हुआ 3 कानून पड़ा हुआ था। देश स्वाधीन होने के बाद 150 साल तक 3 कानून ब्रिटिशों का कानून इस देश में लागू करके रख दिया था, क्योंकि वो कानून एक परिवार को सुरक्षा देता है। इस कानून के माध्यम से इमरजेंसी लगा सकता है। देशद्रोही का केस उस समय उस कानून में ब्रिटिश था, इसलिए देशद्रोह का केस का डेफिनेशन होता था, कोई सरकार के खिलाफ व कोई सरकार के व्यक्ति के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके ऊपर राजद्रोह का केस लगता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो 3 नया कानून लाया है उसमें राजद्रोह का केस है, किंतु देश के खिलाफ बोलोगे तो राजद्रोह का केस होगा, व्यक्ति के खिलाफ बोलोगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो राजद्रोह का केस नहीं होगा। किंतु कांग्रेस को सूट करता था, क्योंकि कांग्रेस को एक परिवार को सुरक्षित रखना, उस परिवार को खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो आपको राजद्रोह का केस लगाएंगे। आज उसका समाप्त माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कल्याणदा हम और आप एक ही जैसा है, आप मेरे से बड़े हैं और दादा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो उड़ान स्कीम में, इस बजट में उड़ान स्कीम में 120 नए डेस्टिनेशन 5 साल में बनाया जाएगा। क्या एविएशन सेक्टर दिखाता नहीं देश का उन्नयन? एविएशन सेक्टर नहीं दिखाता उन्नयन? हम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, हमारे स्टेट में लंबे समय कोई डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से अगरतला तक नहीं थे। आज मैं खुशी के साथ बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा में अगरतला में 2 डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से जाने वाले हैं, और नरेंद्र भाई मोदी के समय हुआ। ये दशा दिखाता है त्रिपुरा के लोगों का इनकम बढ़ा है, और उसका प्रमाण जब अभी त्रिपुरा के पर कैपिटा इनकम 1,77,000 हो चुका है। अब 2017-18 में जब कम्युनिस्टों का सरकार वहां चलते थे सिर्फ 1 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम था, और आज जाके 1,77,000 रुपए हो चुका है। ये दर्शाता है नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, चाहे मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, और सभी क्षेत्र का समान तरीके से विकास करके डोनार मंत्रालय भी
हमारे सरकार समय ही बना है। अटल बिहारी सरकार जब बने तब नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है, इससे पहले नहीं बनाया गया है, और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विषय रखा गया। इसमें 2000 करोड़ की जो व्यवस्था रखा गया है और उसके रिसर्च के लिए 6000 करोड़ के एलोकेशन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज देश किस दिशा में चल रहा है? हमारे देश को, जनताओं को, हमारे नौजवान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने का जरूरत नहीं क्या? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लस माइनस दोनों तरफ है। आप उसमें कुछ भी डालिए, कुछ भी लिखिए, बहुत सारी भाषाओं में तुरंत आपको उसका जवाब मिलता है। उसका जवाब जानने का गरीब को अधिकार नहीं है क्या? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शी तरीके से 2000 करोड़ रुपए इसमें रखा है। और साथ ही साथ इस बजट में जो स्कूलों में जो ब्रॉडबैंड का सुविधा दिया जाएगा, गांव के स्कूल है, ब्रॉडबैंड का सुविधा दिया जाएगा 10th की, 9th की, 11th 12th के स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गूगल चला के, इंटरनेट चला के अपने आप कोटा में जाके कोचिंग लेने का जरूरत नहीं है। ये ब्रॉडबैंड के माध्यम से गांव में स्कूल में बैठ के कोचिंग लेने का व्यवस्था, और वहां से एमबीबीएस बनेगा, वहां से इंजीनियर बनेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया हुआ है। और डिजिटल इंडिया, आज डिजिटल इंडिया के बारे में मैंने देखा गोगोई जी बोल रहे थे, अरे लॉयन का, अरे मोदी तो लॉयन ही दिखाएगा, लॉयन का ये शेर का मुंह दिखाया गया है। अरे भारत आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, और जिससे 12% जीडीपी का लाभ भारत सरकार को 140 करोड़ जनता को होता है, और उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी को जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दादा आप युवराज को मुख्यमंत्री बनाओ, दीदी को जाके बोलो, हो अच्छा काम होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद हमने नया कानून के साथ साथ जो अंग्रेज एवं ब्रिटिश के जो पराधीन भारत का जो चेहरा दिखाता है, याद कराता है, हमने राजपथ को चेंज करके, नाम परिवर्तन करके कॉलोनियल सोच को बदलने के लिए कर्तव्य पथ रखा है। रेस कोर्स रोड को बदल के कल्याण मार्ग रखा गया। दादा आपके नाम से कल्याण मार्ग रखा गया, रेस कोर्स को बदल के। आप देखो, तृणमूल ने नहीं किया, मोदी जी ने कल्याण मार्ग रख के कल्याण जी को पूरे दुनिया में पहचान दिया है। हमने ब्रिटिश की जो व्यवस्था है उससे मुक्त कराया है, और कॉलोनियल 1500 कानून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया है। 1500 कानून, 1500 कानून, जो कि देश स्वाधीन होने के बाद पहला प्रधानमंत्री को ही वो काम करना चाहिए थे, किंतु विप्लव जी अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। विप्लव जी अच्छा बोल रहे हैं, नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी का जब जन्म होता है, क्या माता पिताजी बच्चे के लिए क्या सोचता है? मेरा बेटा, कल्पना करता मेरा बेटा बेटी दुनिया में बहुत नाम करे, रोशन करे, वही कामना करता है। और यहाँ बैठ के बहुत सारी हमारे अपोजिशन बेंच के मनराग के वो कल्पना करता है, खुद के घर में कोई संतान पैदा हो तो इंजीनियर पैदा हो, डॉक्टर बने, ऐसा सोचता है। और आम जनता के घर में कोई पैदा हो, और विशेषकर हमारे कम्युनिस्ट के मित्रों, उसमें श्रमजीवी तैयार हो। वहां क्या मनरेगा के काम के लिए जन्म हुआ, ऐसा कोई माता पिता है दुनिया में? अपने बच्चे के लिए सोचता है जन्म लेने के बाद, मेरा बेटा बड़ा होकर मनरेगा काम करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर श्रमिक बनेगा। कोई है कम्युनिस्ट के नेता है यहाँ ऐसा सोचने वाले? अपने बेटा बेटे को इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाएगा, किंतु रास्ते में श्रमिक बना के
भारत की जनता को शोषण करने का काम एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट में लंबे समय में किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका समाप्ति हुआ है और आज स्कूल को हो, कॉलेज हो और सभी व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को पढ़ाई की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था, ट्रेडिंग की व्यवस्था, ये सब कुछ इस बजट में रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले जो स्टार्टअप 100 के आसपास स्टार्टअप होता था, आज भारत में 1,59,000 स्टार्टअप है। तो हम गर्व करते हैं क्या नहीं? जब हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद 1,59,000 के ऊपर जो स्टार्टअप किया गया, उसमें जब क्रिएटर तैयार हुआ है। बोले रोजगार की बात, रोजगार स्वरोजगारी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी का पॉलिसी ने किया, आर्थिक पॉलिसी ने किया, जिसके कारण से आज बड़े मात्रा में स्टार्टअप हुआ और उसमें बड़े मात्रा में काम करने का जो नौजवान करते हैं, उसमें 16.6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है। वो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस के समय और यूपीए सरकार के समय से एक परिवार के लिए काम किया जाता था, एक परिवार के नाती पोता सबको कैसे किया जाता है उसका किया जाता था। किंतु आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सत्ता हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद ही 32% राज्य का जो शेयर दिया जाता था डायरेक्ट, उसको 42% बंगाल को भी दिया गया, त्रिपुरा को भी दिया गया, आंध्र को भी दिया गया, सभी स्टेट को 42% देके और साथ साथ इस बजट में 1.6 लाख करोड़ जो बोरिंग पावर जो राज्यों को अतिरिक्त दिया गया, उसका भी प्रावधान रखा गया है और ढंग से इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करेंगे। उसमें भी आपको बहुत व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में किया गया है। मैं आशा करता हूं इस बजट से पूरे देश को लाभ होगा और नौजवानों को एक नया भविष्य देखने का और नया भविष्य तैयार करने का जो आशा और आकांक्षा के साथ जो आर्थिक विकास देखने का सपना इस बजट के माध्यम से हमारे नौजवान ने देखा है, किसानों ने देखा है, मिडिल क्लास ने देखा है। और मैं आशा करता हूं इस बजट के माध्यम से सिर्फ मणिपुर नहीं पूरे देश का कल्याण होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में भारत एक विकसित भारत के रूप से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। महोदय, आपने इशारा दिया, हमारे समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं अपना विषय कंक्लूड करता हूं और साथ ही साथ इस सप्लीमेंट्री ग्रांट को और बजट को सब मिलके इसको सपोर्ट करें और देश के तरीके में सब एक साथ आए, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूं। आपने हमको समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।